नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा साधना प्लस देख रहे हैं। आप स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमुई के चकाई में नक्सलियों का आतंक, सड़क निर्माण में लगी जेसीबी मशीन को किया आग के हवाले, मजदूरों के साथ की मारपीट लूटपाट। देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 दिन में हुए 4 हत्याकांडों का किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, सामान बरामद। मानसिक रूप से पीड़ित महिला ने दिया बच्चे को जन्म, स्थानीय लोगों ने जच्चा बच्चा को कराया अस्पताल में भर्ती, सड़क किनारे भीख मांगकर करती है महिला गुजर बसर, बच्चे का पिता कौन, उठने लगे सवाल। छपरा के मशरक में छेड़खानी मामले में 2 पक्षों में हुआ विवाद में एक युवक घायल, हालत गंभीर। जमुई जिले के चकाई प्रखंड में देर रात सड़क निर्माण में लगे जेसीबी मशीन को लगभग 15 की संख्या में आए नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। साथ ही बंदूक की नोक पर वहां मौजूद मजदूरों के साथ मारपीट की गई। उनके पास से 4 मोबाइल, पर्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और करीब 10,000 रुपए भी लेकर चले गए। साथ ही वहां मौजूद मजदूरों को भी निर्माण स्थल से भगा दिया गया और कार्य करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। आपको बता दें कि चकाई थाना क्षेत्र के बिशनपुर से पथरिया गांव तक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची मामले की छानबीन में जुट गई है। वही घटना के कारण आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि खबर जमुई से है, जहां की चकाई प्रखंड में देर रात सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, लेकिन वहीं 15 की संख्या में नक्सली आए और सड़क निर्माण में लगी हुई जेसीबी मशीन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। साथ ही बंदूक की नोक पर वहां मौजूद मजदूरों के साथ मारपीट की गई, उनके साथ लूटपाट की गई, जहां मजदूरों से 4 मोबाइल, पर्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और करीब 10,000 रुपए छीनकर नक्सली फरार हो गए। साथ ही वहां मौजूद मजदूरों को भी निर्माण कार्य जो निर्माण स्थल था वहां से भगा दिया गया और कहा गया कि यदि मजदूरों ने दोबारा से कार्य करने की कोशिश की तो उनको अंजाम भुगतना होगा। इस बात की धमकी नक्सलियों के द्वारा दी गई है। आपको बताते चले कि चकाई थाना क्षेत्र के बिशनपुर से पथरिया गांव तक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इधर घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई। देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पिछले 15 दिनों में हुई 4 हत्याकांडों का खुलासा कर दिया। आपको बताते चले कि 2 दिन पहले आकाश यादव का 5 अपराधियों ने अपहरण कर सारवा थाना क्षेत्र के एक जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद आकाश के पिता ने नगर थाने में 5 लोगों को अभियुक्त बनाते हुए मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 में से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, 5 मोबाइल, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस फरार एक अन्य युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मामले पर एसपी ने बताया है कि आकाश यादव का काफी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में जो 4 हत्याकांड हुए थे उन्हीं के चलते हुए पुलिस ने एक के बाद एक कड़ी जोशी चलेगी और पुलिस आज आखिर फाइनल तक पहुंच गई है, यानी कि अंजाम तक पहुंच चुकी है और जिसके चलते पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आकाश यादव का, आपको बता दें कि आकाश यादव का 5 अपराधियों ने अपहरण किया था। उसके बाद उसको सारवा थाना क्षेत्र के एक जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आकाश के पिता ने नगर थाने में 5 लोगों को अभियुक्त बनाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 में से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, 5 मोबाइल, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल पर बरामद कर लिया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड से जुड़ी हुई पूरी जानकारी क्या है सुनील? देखिए, ये जो देवघर की बात कर रहे हैं, शांत रहने वाला ये शहर था।
लेकिन पिछले 5 दिनों की बात कर ले तो 4 हत्याएं हुई थी और सभी हत्याओं को जमीन विवाद से और आपसी रंजिश को लेकर जोड़कर देखा जा रहा था। जो ताजा मामला है वो बैजनाथपुर में घटी थी, जब एक युवक को पहले अपहरण कर लिया जाता है आकाश यादव को, और उसके बाद उसे सारवा प्रखंड के एक जंगल में ले जाया जाता है और वहां उसकी हत्या कर दी जाती है। शुरू में भी ये मामला जमीन विवाद और आपसी रंजिश को लेकर तय माना जा रहा था, लेकिन जब इसके पिता ने नगर थाने में ये मामला दर्ज कराया था, 5 लोगों को अभियुक्त बनाया, उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल जो है मामले का अनुसंधान चल रहा है और जो 5वां अपराधी है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इनके पास से जो अपहरण और हत्या में इस्तेमाल किए गए पिस्टल भी बरामद किए हैं, 2 गोलियां भी बरामद की गई है, एक खोखा भी बरामद किया है और 2 मोटरसाइकिल जो इस अपहरण और हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया था उसको भी जब्त किया गया है। क्या अभी तक इस मामले को लेकर ये खुलासा हो पाया कि आखिर हत्या किस वजह से की गई थी, हत्या का कारण क्या था? जी बिल्कुल, पुलिस अब इसी मामले का अनुसंधान कर रही है क्योंकि इंट्रोगेशन का काम चल रहा है और जहां तक देवघर के एसपी पीयूष पांडे का कहना है कि इस मामले के तह तक जाने के लिए इनसे पूछताछ जारी है और जेल भेजने से पहले ये बातें इनसे खुलवानी जरूरी है कि आखिर किस बात को लेकर ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था जो अपहरण से शुरू होकर हत्याकांड तक के अंजाम को देने में लगा। फिलहाल लेकिन एक मामला ये तय है कि पुरानी रंजिश है, क्योंकि ये 5 लोग हैं, इनमें से ज्यादातर लोग पिछले बार भी जेल गए हैं या फिर इन पर आपराधिक इतिहास रहा है। तो कुल मिलाकर पुरानी रंजिश जरूर है इसमें, जिसको लेकर सुनियोजित ढंग से यह अपहरण किया गया और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। जी शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। इसके बीच एक बड़ी खबर रांची से आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि जहां प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के बैठक चल रही है, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस के तमाम मंत्री और विधायक हैं शामिल। राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव को लेकर चर्चा होगी। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा और अन्य व्यवसाय से जोड़कर किस तरह से उनको काम उपलब्ध कराना है, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। रांची से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद हैं, साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। राज्यसभा चुनाव 19 जून को होने हैं, उसको लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर 2 सीटों पर किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। और वो बैठक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही किस तरह से मनरेगा से जोड़कर प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा चल रही है। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस के तमाम मंत्री भी मौजूद हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, क्या कुछ मुद्दे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है? देखिए, अभी जो बैठक चल रही है, तकरीबन बैठक को आधे घंटे निकल चुके हैं और तमाम जितने भी कांग्रेस के मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम लोग जो हैं बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में खासकर जिन जो समस्याएं आई है राज्य में और प्रवासी मजदूरों को लेकर, उन पर विशेष तौर पर चर्चा हो रही है। और यह भी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है कि जो राज्यसभा का जो चुनाव है उसको लेकर भी चर्चाएं इसमें हो रही है, क्योंकि जो विधायक है राजेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद वह सीट घट गई है। एक सीट कम हो जाने की वजह से कहीं न कहीं कांग्रेस की जो चिंता है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो इस पर जो गहन एक चिंतनीय का जो विषय है उस पर एक लोग अभी अपना मत प्रकट कर रहे हैं। हालांकि एक और अगर कहें कि उनका देहांत हो जाने के बाद जो है उनकी जो सीट खाली हुई है, तो अब अगर झारखंड में कहेंगे तो कुल
2 सीटें जो है विधानसभा के लिए खाली हैं, उन पर भी विशेष तौर पर चर्चा हो रही है। और वही इस कोरोना काल में कहें कि जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं उनको भी एक जो है सुरक्षित और रोजगार राज्य में ही देना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। खासकर मनरेगा की अगर बात करें तो मनरेगा से 70% मजदूर जो है वो जोड़े जाने हैं, तो वो एक सरकार के लिए कहिए कि एक बहुत ही गहन चिंता का विषय बना हुआ है। और यही सब तमाम मुद्दों पे जो है अभी कांग्रेस भवन में जो विधायक दल की बैठक चल रही है कांग्रेस की, उस पर गहन चर्चा हो रही है। जी चंदन, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पर यह आरोप भी लगा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, यानी कि खरीद फरोख्त कर रही है, क्या इसको लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर ये दाग कैसे हटाया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब तो कांग्रेस को इस पर सोचना होगा, क्योंकि इसमें एक तरफ से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो है वो राज्यसभा के लिए दावेदारी है जेएमएम की तरफ से, ऊपर से कांग्रेस ने भी अपना जो उम्मीदवार है वो पेश कर दिया है। तो कहीं न कहीं यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों पार्टी मिलकर सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के मामले पे दोनों एकमत नहीं है। तो कहीं न कहीं जो वोट जो आंकड़े हैं उससे काफी पीछे है कांग्रेस। और इस हालात में अब तो और राजेंद्र सिंह के डेथ होने के बाद 1 सीट और इनकी कम गई है, तो कहीं न कहीं जो आंकड़े हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो इस आंकड़े को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है वो एक तरह से सामने आ सकता है, क्योंकि इसकी आसार जो है वो बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया चंदन आपका हमारे साथ से तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन आपको हम बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस में बैठक चल रही है, विधायक दल की बैठक चल रही है, राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, साथ ही प्रवासी मजदूरों को किस तरह से मनरेगा से जोड़कर उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे हर घंटे हम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर छपरा से है, जहां एक पागल महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, या कहीं कि मानसिक रूप से पीड़ित महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस बच्चे का पिता कौन है। फिलहाल उस महिला को स्थानीय लोगों के द्वारा छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक दंपति उस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि छपरा जंक्शन के नजदीक वह पागल महिला भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रही थी और जंक्शन रोड में फुटपाथ पर ही रहती थी। अचानक स्थानीय लोगों ने उसे कराहते हुए सुना और जब पास जाकर देखा तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे और उसके नवजात बच्चे को छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का उपचार किया जा रहा है। जांच के बाद दोनों को स्वस्थ पाया गया है, लेकिन उस विक्षिप्त महिला के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाना सभी के लिए एक अबूझ पहेली बन चुका है। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के गोपालवाड़ी गांव में छेड़खानी के मामले में बीती रात 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक घायल हो गया है और जिस हालत उसकी गंभीर बताई जा रही है। वहीं सुबह भी इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और जिसमें 5 लोग घायल हो गए थे। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में दोनों पक्षों ने मशरक थाना पुलिस को आवेदन दिए जाने की बात कही है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि छपरा के मशरक थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां गोपालवाड़ी गांव में छेड़खानी के मामले में बीती रात 2 पक्षों में विवाद हो गया और जिसमें एक घायल हो गया,
जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सुबह भी इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में फिर से एक बार विवाद हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मामले में दोनों पक्षों ने बताया है कि उन्होंने मशरक थाना पुलिस को आवेदन दे दिया है और उसके बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब ऐसे में पुलिस जहां जांच कर रही है और सभी इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू जायसवाल फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, छेड़खानी के मामले को लेकर विवाद होता है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो जाता है, फिर सुबह उसी बात को लेकर विवाद होता है, फिर 5 लोग घायल हो जाते हैं। पूरी जानकारी क्या है इस मामले से जुड़ी हुई राजू? ये मशरक थाना के गोपालवाड़ी की घटना है, जहां पर एक परिवार ने दूसरे परिवार पर अपने बेटी के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया। जब वो परिवार अगले के पास गया शिकायत ले गए तो वो लोग चढ़ बैठे कि नहीं, हमने नहीं किया, आप अपनी बेटी को समझा। इसी को लेकर दोनों पक्ष में मारपीट हुई थी। फिर पहले रात में मारपीट हुई तो मामला ठंडा हो गया, तो फिर सुबह फिर दोनों पक्ष में मारपीट हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी हो गए। राजू, आखिर जब रात मामला पूरा शांत हो गया था, उसके बाद फिर से सुबह विवाद होता है। आखिर सुबह किस तरह से विवाद की शुरुआत होती है और आखिर क्या कुछ रहता है जिसकी वजह से फिर से देखते ही देखते मामला इतना बढ़ जाता है कि 5 लोग घायल हो जाते हैं? राणा जी, इसमें जो मेन बात हुई थी कि दोनों पक्ष जो अपने आप ये घटना को अपना ईगो बना लिए थे और कोई भी पक्ष अपने आप को डाउन करने के तैयार नहीं था। फलस्वरूप दोनों पक्ष उग्र हो गए और मारपीट करने लगे। जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस को हुई, पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची तो जाकर मामले को शांत कराया और उसके पूछताछ के लिए कुछ लोग हिरासत में ले रखी है। जी बिल्कुल राजू, लेकिन आखिर कौन कौन लोग घायल हुए हैं और घायलों की स्थिति कैसी है फिलहाल? घायल में इसमें मोहम्मद संपत आलम की 34 वर्षीय पुत्री मुन्नी खातून है, हदीस मियाँ का पुत्र मोहम्मद नौशाद आलम है, तो वहीं दूसरे पक्ष से इजहाक मियाँ के पुत्री रसीदा खातून है, सबीना खातून, यानी 4 आदमी इधर घायल हुए हैं। और घायलों की स्थिति कैसी है राजू? घायलों की स्थिति कैसी है, मौजूदा हालात कैसे हैं उनके? घायलों की स्थिति चिंताजनक तो नहीं, अभी फिलहाल डॉक्टर ने बता रखा है कि ठीक है, अभी चिंताजनक स्थिति से बाहर है दोस्त सब। आखिर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है राजू? पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया, वो इंक्वायरी शुरू कर दी है और बोली कि बहुत जल्द इस पर जो कार्रवाई करेंगे जैसे कुछ एविडेंस मिल रहा है। जी शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि छेड़खानी को लेकर रात में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। देश भर में मंदिरों का द्वार भक्तों के लिए अब खोल दिए गए हैं। बाड़ा अनुमंडल में भी प्रसिद्ध उमानाथ मंदिर का द्वार खुला है, जहां भक्तों का दर्शन यानी कि भक्त भगवान के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। कोरोना काल में यह मंदिर भी पूरी तरह से सूना पड़ा था। एक लंबे अंतराल के बाद मंदिर के खुलते ही भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं संख्या में भक्तों की उमड़ी हुई इस संख्या को देखते हुए भीड़ को शारीरिक दूरी को यानी कि एक निश्चित दूरी पर रखना होगा, यानी कि सोशल डिस्टेंस का पालन सभी को करना होगा। भक्तों की यह लापरवाही कोरोना को आमंत्रित कर सकती है। भक्तों के इस कदम से प्रबुद्ध जनों में चिंता कायम हो चुकी है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, यानी कि एहतियात आपको रखने होंगे, सावधानियां रखनी होंगी, बचाव करना होगा, चौकस रहना होगा, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। भले ही लॉकडाउन के चलते अनलॉक 1 कर दिया गया हो, रियायतें दे दी गई हो, मंदिर के कपाट खोल दिए गए हो, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी उतना ही बना है जितना पहले बना हुआ था। इसलिए इन बातों को हमें ध्यान रखना होगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। जैसे ही मंदिर के कपाट खोले गए तो भक्तों के श्रद्धालुओं की एक भीड़ उमड़ने लगी है भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन ऐसे में सबसे अहम और चिंता की बात यह है कि जहां लगातार राज्य सरकार और सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा इस बात की अपील की जा रही है कि अगर मंदिर में भी कोई भी दर्शन के लिए जाता है, भक्त या फिर श्रद्धालु जाते हैं, तो उन सभी को सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। लेकिन इन तस्वीरों में कहीं भी दूर दूर तक भी सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आता है। यानी कि देखिए कि किस तरह से ये श्रद्धालु महिलाएं एक साथ खड़े होकर पूजा अर्चना कर रही हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि इन्हें कोरोना के बारे में किसी भी बात की जानकारी हो ही ना, या फिर सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में इनको ना पता हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इन बातों को आपको, हमको खुद को भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई हमें इन बारे में ना बताए, उसके बाद भी हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। 2 व्यक्तियों के बीच में कम से कम हमें 2 गज यानी कि 6 फीट की दूरी को रखना होगा।
ताकि इस कोरोना से बचाव किया जा सके, एहतियात बरते जा सके। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें ये बता रही हैं, जिस तरह की तस्वीरें ये दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर हैं। आज से तो मंदिर सर खुल गया सरकार के आदेशानुसार। तो नियम पालन हो रहा है क्या? नियम पालन तो यहाँ नहीं हो रहा सर। हाँ। इसीलिए नहीं हो रहा है। यहाँ कोई व्यवस्थापक नहीं है, नहीं कोई पुलिस है, कोई नहीं है। लोग पूरे आते हैं और जाते हैं, बस कोई नियम नहीं है। तो कहाँ पे नियम है? अच्छा, मंदिर प्रांगण में जनेऊ शादी ब्याह पे रोक है, वो सब हो रहा है? मंदिर में शादी विवाह जनेऊ जो होगा वो होगा, लेकिन सरकार के नियम के अनुसार होगा। तो सरकार तो बोला कुछ नहीं होगा जी, सरकार बोला कुछ नहीं होगा। सरकार ने बाढ़ के भदौर थाना क्षेत्र स्थित चक जलाल गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। परिजनों ने के मुताबिक मृतक धर्मवीर प्रसाद के चचेरे भाई के द्वारा अपने ही भतीजे की पिटाई की जा रही थी, जिसे बचाने गए धर्मवीर प्रसाद को उसके चाचा और उसके चचेरे भाई ने लाठी डंडे और चाकू से मारकर उसको घायल कर दिया, जिसके चलते घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों के बयान पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तस्वीरें ये आपके टीवी स्क्रीन पर है। जो तस्वीरें आपको चिंताजनक लगेंगी, आपको भी कहीं ना कहीं तस्वीरों को देखकर विचलित होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि छोटी सी बातें, मामूली से विवाद को लेकर बात इतनी बढ़ जाती है कि इंसान की कीमत भी कुछ नहीं रहती है। यानी कि इंसान का खून खून नहीं, पानी की तरह बहा दिया जाता है सिर्फ मामूली से विवाद और मामूली से झगड़ों को लेकर। कोई भी विवाद या फिर कोई भी झगड़ा इतना बड़ा तो नहीं हो सकता है कि जिसमें इंसान की जान की कीमत पानी से भी रखती समझी जाए या फिर उसकी कीमत को समझा ही ना जाए। क्या हमारे अंदर अब संवेदनाएं नहीं रही हैं? क्या हम संवेदनाओं को खोते चले जा रहे हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो ऐसी तस्वीरें जब निकलकर सामने आती हैं, जब रिश्ते तार-तार हो जाते हैं या फिर जब रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाती है, उसके बाद ऐसी तस्वीरें अक्सर निकलकर सामने आती हैं। आखिर क्या एक छोटा सा झगड़ा, एक मामूली सा झगड़ा और उसके चलते उसके ही चाचा और उसके ही चचेरा भाई उस पर लाठी डंडों और चाकू से हमला कर देता है, उसको इस कदर घायल कर दिया जाता है कि घटनास्थल पर ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। आखिर किस तरह से समझा जाए कि 21वीं सदी में क्या हम मॉडर्न होते होते इस कदर हो गए हैं कि संवेदनाओं को खोते चले गए हैं, या इस मॉडर्न युग के दौर में हम इस तरह से संवेदनहीन हो चुके हैं कि इंसानी जान की कीमत हमारे लिए शून्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हमारा ईगो हमारे लिए सबसे ज्यादा होने लगा है। अगर ऐसा है तो इसको कम करने की जरूरत है, क्योंकि इंसानी जान की कीमत हमें समझनी होगी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये लोगों का हुजूम आपके टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन क्या इस हुजूम से एक बार ये पूछा जा सकता है कि संवेदनाएं हमारे अंदर अब बची हैं या नहीं बची हैं? एक छोटा सा विवाद, एक मामूली सी लड़ाई और उसमें किसी व्यक्ति की जान का चला जाना दुखदाई है। हम आखिर किस समाज में हैं और कैसे समाज का हम अब निर्माण कर रहे हैं, या अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा समाज देंगे, ये वो तमाम सवाल हैं जो आपके और हमारे बीच आज उठने लगे हैं, और इन सभी पर सोचना हम सभी के लिए बेहद आवश्यक है। कुछ नहीं था, गली में गोवा था इसलिए बोल रहे थे सहार के दोनों में हो गए। कितने लोग थे मारने में? 3 गए, उनके जानने भी थे। तो क्या मतलब किस चीज से मार रहे थे? छोरे था और वैसे डंडा पहना था। तो इनको क्या चीज से मारा गया? चाकू से। तो इनको कहाँ मौत हुई? वहीं पर मतलब आपके साथ क्या हुआ? हमको मारे थे, बचाने गए तो उनको लग गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।